आज हम एक्टिव पैसिव में जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें पार्ट 1 हम लोग ख़त्म कर दिए थे, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में कुछ प्रश्न और कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रूल फर्स्ट, जब वाक्य में दो कर्म हो तो हम कैसे पैसिव बनाते हैं। जैसे इसके लिए रूल है कि एक्टिव वॉइस का सेकंड कर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यदि नॉट हो तो नॉट, ना हो तो कोई बात नहीं, प्लस V3 प्लस 2 प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म जो पहला वाला रहेगा, तब जाकर के एक्टिव वॉइस का कर्ता लिखते हैं। ये नियम है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे दे देता है आई डू नॉट टीच यू अ बुक। ध्यान दें, सीधे देता है आपको पैसिव बनाने को। तो ये वाक्य का करता है एक्टिव वॉइस का, और ये वाक्य की क्रिया है टीच, मतलब पढ़ाना, जिसमें ना आ जाए वह क्रिया होती है जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले। फिर ये यू के बाद, यानी चूँकि क्रिया के बाद कर्म आता है, तो ये कर्म जो यू है वो पहला वाला कर्म है, और अ बुक है ये भी कर्म है, लेकिन ये दूसरा वाला कर्म है। तो हम बोले हैं कि एक्टिव वॉइस का सेकेंड कर्म मतलब दूसरा वाला कर्म, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ बुक लिख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब हम बताए हैं कि डू या डज हो तो सहायक क्रिया इज आर एम लगती है। डू या डज हो तो सहायक क्रिया इज आर एम लगती है, तो हम लोग इज आर एम लगा दें, तो इज लगा दिए। फिर इसमें नॉट है तो यहाँ भी नॉट लिखा गया है, तो नॉट लिख देते हैं। फिर V3 लिखते हैं, क्रिया टीच का V3 होगा टाट। अब जब आप फर्स्ट वाले कर्म को लिखने लगते हैं तो इसके ठीक पहले आपको 2 लगाना होता है। जब 2 कर्म रहेंगे तो फर्स्ट वाला कर्म लिखेंगे यू, लेकिन इसके ठीक पहले हम लगा देंगे 2। फिर कह रहा था बाई, तो आप बाई लगा दें। फिर एक्टिव वॉइस का कर्ता लिखना है, कर्ता इसका आई है, और हम बताए हैं कि जब आई अंत में जाता है तो मी हो जाता है। ये पहला हुआ, ये एक्टिव वॉइस में था और ये पैसिव है उसका। दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे दे दिया यू गेव मी अ बुक, तो हम इस कर्म को यहाँ पे ले जाएंगे और इसको इसकी जगह पे ले जाएंगे, तो यहाँ होगा यू और यहाँ आएगा तो अ बुक, और इसके ठीक पहले हमें बाई लगाना है। देखिए बाई लगा दी। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इसका पहला वाला कर्म जो है मी है, तो हम लोग मी लिखिए, लेकिन मी से यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले मुझे 2 भी लगाना है, तो हम 2 लगा दें। फिर V3 लगाना है, जो क्रिया है इसका V3 लिखेंगे तो गिवन होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आपको बताया गया है कि V2 या डिड हो तो हम लोग सहायक क्रिया या तो वाज या तो वेयर लगाते हैं। इस तरह से ये एक्टिव है और ये इसकी पैसिव है। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम कर्म को ही शुरू में और कर्ता को अंत में ले जाते हैं तो इसमें 2 कर्म हैं, दोनों में से किसी को हम ले जा सकते हैं। तो हाँ सही है, इसे हम एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए आप ले जाएंगे तो इस मी को भी शुरू में ले जाएंगे तो आ हो सकता है आई,
और ये यू जब अंत में जाएगा तो यू, और इसके ठीक पहले बाई। तो आप मी ले गए तो ए बुक वहीं रह गया, आप यहाँ पे आप लिख दो अ बुक। फिर मी तो हम लिख ही दिए हैं, फिर इसका भीतर लिखेंगे तो गिवन, गिवन। चूँकि ये V2 है तो हम सहायक क्रिया या तो वाज या तो वे लगाते हैं, तो इसके साथ लगेगा वाज। फिर से समझ लें एक दूसरा सेंटेंस। फिर से देख लें, जब वाक्य पीपुल, समवन, समबॉडी से शुरू हो तो बाई का प्रयोग नहीं करते हैं और इन शब्दों को भी नहीं लिखते, मतलब बाई भी नहीं लगाएंगे, ना पीपुल, ना समवन, ना समबॉडी किसी को लिखेंगे। जैसे दे दिया एग्जांपल, पीपुल डू नॉट लाइक मी, तो इस पीपुल से शुरू है तो मी को शुरू में लाएंगे तो आई, फिर इसके साथ डू की जगह इजारे में सहायक क्रिया लगती है, पैसे में तो एम लगेगा, फिर नॉट है तो नॉट लाइक्ड है, यानी इसका भीतर लाइक्ड होगा। और बाई पीपुल लगाएंगे तो गलत होगा, इसीलिए आपको लिखना होगा आई एम नॉट लाइक्ड। अब देखिए, समवन हैज़ किल्ड ए डॉग, अब इसे बनाएंगे तो ये डॉग है यहाँ पे आएगा तो और डॉग हो गया होगा। अब ये समवन जाएगा यहाँ पे तो समवन, और इसके ठीक पहले बाई, हम लोग पहले ऐसे ही लगाते थे। फिर इसका जो क्रिया है उसका भीतर लिखेंगे तो किल्ड होगा, और चूँकि हैज़ है तो हमें इसके ठीक पहले बिन भी लगाना होगा। फिर इसके साथ एक वचन है हैज़, तो इसके साथ भी एक वचन। तो हमने कहा है कि जब वाक्य में ये सब तीनों वर्ड हों तो न तो बाई का प्रयोग करते हैं, ना इन शब्दों को लिखते हैं, तो आपको ये सब शब्द हटा देना होगा। आप लिखेंगे अ डॉग हैज़ बीन किल्ड, ये सही है, यानी इसमें से तीनों में से कोई भी शब्द रहेगा, पीपुल, समवन, समबॉडी, सम पर्सन, तो आपको उसे हटा देना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल और भी देख लीजिए अगर समझ में ना आया हो तो। जैसे दे दिया, सम पीपुल किल्ड राम, तो सम से शुरू है, सम पीपुल से, मतलब इसका कर पता नहीं चल रहा है कर्ता कौन मारा है राम को, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ राम आएगा तो राम। और ये चूँकि V2 है तो आप V2 हो तो हम लोग सहायक क्रिया तो वाज या तो वे लगाते हैं तो वाज, और इसका भीतर लिखेंगे, पैसे में हमेशा भीतर लिखते हैं तो किल्ड। और हमें न बाई लगाना है और न समवन लिखना है, मतलब अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसे हटा देना है, ऐसे लिखेंगे हम लोग पैसिव, राम वाज किल्ड, इस तरह से सही है। तो दूसरा रूल पढ़ लिए। रूल तीसरा देखें, यदि वाक्य में नो और मैरी दो क्रियाएं प्रयोग हो तो, याद रखें, नो और मैरी दो क्रियाएं हो तो पैसिव बनाते समय आपको बाई के स्थान पर टू लगाना है, और शेष नियम वही रहता है, शेष नियम वहीं रहता है। जैसे देखें, जैसे दे दिया राम नोज मीरा, तो हम देख रहे हैं कि क्रिया के रूप में नो है, नो मतलब जानना, तो आप जैसे शुरू अंत वाले को शुरू में, शुरू वाले को अंत में ले जा रहे हैं तो वैसे ही ले जाएंगे। यहाँ जाएगा तो राम और यहाँ आएगी तो मीरा। तो हम लोग जो यहाँ बाई लगा रहे थे वहाँ टू लगाएंगे, लेकिन कब, जब वाक्य में नो और मैरी दो क्रियाएं रहेंगी, दोनों में से कोई, तब। तो यहाँ टू लगा दिए और इसका V3 लिखेंगे, तो इसका V3 होता है नॉन, तो नॉन लिख दिए। और क्रिया में यस या यस हो तो हम लोग बताए हैं कि पैसिव बनाते समय आपको सहायक क्रिया इजारे में लगाना होगा, जो इस तरह से हम वाक्य में लिखे थे। यहाँ पे क्रिया में यस या यस तो हो तो इजारे में लगाते हैं, तो मीरा के साथ लगेगा
इस तरह से ये पैसिव हुआ, ये एक्टिव है और ये पैसिव। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे दे दिया ही डज नॉट नो राम। अब देखिए यहाँ राम है, यहाँ आएगा तो राम होगा, और ये है अंत में ही, जो अंत में हिम हो जाएगा तो अंत में हिम हो जाएगा कर्म के रूप में। और चूँकि नो है तो बाई के जगह पे हमें टू लगाना है। इसका भीतर लिखेंगे तो नोन होगा। फिर नॉट है तो आपको नॉट लगाना है, और डू डच की जगह आपको पता है या तो इज या तो आर या तो एम, तो आपको लगा देंगे इज। अब तीसरा मैरी का देख लें। जैसे हम कह दें राम मैरिड सीता, तो मैरी इसमें क्रिया है और ये V2 है, V2 के रूप में। राम ने सीता से विवाह किया या शादी किया, ये सीता यहाँ आएगी तो सीता, और ये राम यहाँ जाएगा तो राम, और इसके ठीक पहले बाई के जगह हमें टू लगाना है, बाई के जगह टू, और इसका V3 भी मैरिड होता है। और चूँकि V2 हो तो हम सहायक क्रिया या तो वाज या वेयर लगाते हैं, तो वाज। देखिए अगला रूल, जब वाक्य हो से शुरू हो, जब वाक्य हो से शुरू हो तो देखिए इसलिए के लिए तो हमें रूल है, पहले ही हम लगा देंगे बाई होम, फिर उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगाना है, सहायक क्रिया, फिर एक्टिव वॉइस का कर्म लिखना है, तब आपको लगाना है V3, फिर प्रश्नवाचक। देखें एग्जाम्पल, ये रूल है, इस पर आप चलेंगे तो सही रहेगा। जैसे दे दिया किल लायन, तो पहले हमें बाई होम लिखना है, तो हम लिख दें बाई होम। फिर सहायक क्रिया लिखना है, तो चूँकि ये V2 है तो हमें पता है कि सहायक क्रिया या तो वाज या तो वेयर लगेगी, तो हम इसके लिए स्थान छोड़ देते हैं, अभी वाज वेयर में पता चल जाएगा कौन लगेगा। फिर एक्टिव वॉइस का कर्म लिखना है, तो चूँकि किल मतलब मारना होता है, मारना क्रिया है, इसके जस्ट बाद ही कर्म आता है, तो इसका कर्म है अलायन। अब हम जानते हैं कि चूँकि यह एक वचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया लगेगी वाज, और कर्म लिखने के बाद हमें V3 लिखना है, तो इसका V2 किल्ड है और V3 भी किल्ड ही होता है, तो आप लिख दोगे किल्ड और ऐसे। देखिए फिर से, हु डिड नॉट टीच यू, ध्यान दें, टीच मतलब पढ़ाना, यह क्रिया है और क्रिया के जस्ट बाद आता है कर्म। हमें लिखना क्या है, पहले बाई होम लिखना है, तो हम लिख दें बाई होम। फिर सहायक क्रिया लिखना है, सहायक क्रिया के लिए स्थान छोड़ दें, जो भी लगेगी देख लेंगे। फिर कह रहा है एक्टिव वॉइस का कर्म, कर्म इसका है यू, तो आप यू लिख दो। अब आपको पता है कि डिड के लिए हमें सहायक क्रिया या तो वाज या तो वेयर लगाना होता है, तो यू बहुवचन है तो हम लोग यहाँ वेयर लगा दें, तो सहायक क्रिया का काम खत्म हो गया, क्योंकि बाई होम के बाद हमें सहायक क्रिया लिखना था, कर्म किया V3 लिखना है, V3 टीच है, इसका V3 होगा टाट। लेकिन आपको याद है या आप जानते हैं कि ये टीच से ठीक पहले नॉट लगा है, तो यहाँ भी आप टीच से पहले नॉट लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद आपको बात ना समझ में आए। जैसे दे दिया हु विल नॉट हेल्प यू, तो चूँकि ये हु से शुरू है तो हम शुरू में ही लिख लेंगे बाई होम। फिर सहायक क्रिया विल से शुरू हो, कोई वाक्य या विल हो उसमें तो विल या शैली लगाते हैं, तो उसे लगाएंगे, और क्रिया से ठीक पहले भी लिखते हैं, ये बात हम बताए हैं पार्ट 1 में।
अब इसमें जो है बाई होम के जस्ट बाद देखिए, बाई जो कर्म है, बाई होम के बाद सहायक क्रिया के बाद कर्म लिखना है। तो इसका कर्म जो है यू है, तो हम लोग लिख देते हैं यू। फिर नॉट है तो हम नॉट भी लिख देते हैं। फिर V3 इसका हेल्प्ड है, V3 होगा इसका हेल्प्ड, और हेल्प्ड भी लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब विल वाक्य में सहायक क्रिया हो तो सहायक क्रिया विल या शैली लगती है तो विल लगेगी। और ये भी बताए हैं कि विल शैल हो तो क्रिया से ठीक पहले बी भी लगता है, जो इस तरह से हमने रूल में बताया था। देखिए ये कि जब विल शैल और V1 हो तो क्रिया से V3 से ठीक पहले बी लगाते हैं। ये बात हमने बताया है, आप इसे याद कर लें। तो लगा दिए, इस तरह से हो कि पैसिव बन जाती है। अब कुछ और सेंटेंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव आज्ञासूचक वाक्य की, तो उसे भी देख लेते हैं। पहले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जान लें। यह ऐसा वाक्य होता है जो आज्ञा, निवेदन, सुझाव, सलाह या मना करने का भाव प्रकट करता है तथा यह प्लीज, काइंडली, लेट अस, डू नॉट, डोंट या क्रिया से शुरू होता है। इसमें कुल 5 वाक्य आते हैं, जिसमें रूल फर्स्ट देख लें। रूल फर्स्ट, जब वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो। ध्यान दें, जब वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो उसमें निवेदन का भाव होता है, आग्रह का। निवेदन या आग्रह का भाव होता है, इसीलिए पैसिव बनाते समय वाक्य की प्रारंभ में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और वाक्य से प्लीज या काइंडली को हटाकर वाक्य को उतार देते हैं। जैसे देखें, जैसे दे दिया प्लीज सिंग अ सॉन्ग, और आपसे कह दिया जाए क्या बनाने को, पैसिव।
देखिए यह वाक्य प्लीज से शुरू है, तो हमने कहा है अभी कुछ देर पहले कि जब वाक्य प्लीज से शुरू हो तो हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा के इसके जगह पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। ये जो पूरा वाक्य है उसे ज्यों कहते हैं उतार देंगे, बस इसको जोड़ना होता है इसके शब्द, इस शब्द के स्थान पे प्लीज़ या काइंडली की। जैसे एक और सेंटेंस है काइंडली गिव मी अ पेन, तो काइंडली से शुरू है, आप इसे हटा देंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तब गिव मी अ पेन। इसकी जगह पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, काइंडली को हटा के। ये था रूल नंबर फर्स्ट। रूल सेकेंड देख लें। यदि वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय डू नॉट और डोंट को हटा देते हैं और उसकी स्थान पर यू आर फॉरबिडेड, यू आर फॉरबिडेड टू लगाकर वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे डोंट सिंग अ सॉन्ग, अगर आपसे कह दिया जाए पैसे बनाने को, तो देखें जब वाक्य डोंट से शुरू हो तो मना करने का भाव होता है, और मना करने का भाव हो तो आप इसे हटा दें। लिखें डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं, उसके स्थान पे यू आर फॉरबिडेड टू लिखते हैं, तो आप लिखेंगे यू आर फॉरबिडेड टू, ये लिख देंगे। फिर सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग अ सॉन्ग ज्यों कहते हैं उतार देंगे। दूसरा देखने जैसे दे दिया डू नॉट कम हियर, और आपसे कर दिया जाए पैसे बनाने को, तो डू नॉट से शुरू है तो आप इसे हटा देंगे, लिखेंगे यू आर। डू नॉट से शुरू है तो आप हटा देंगे, लिखेंगे यू आर फॉरबिडेड टू कम हियर। यानी डू नॉट से शुरू हो तो आपको यू आर फॉरबिडेड टू, या डोंट से शुरू हो तो भी। रूल थर्ड देखें। यदि वाक्य ऑलवेज या नेवर से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में यू आर एडवाइज टू लिखकर वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ऑलवेज या नेवर नहीं हटाते हैं, याद रखें। ये नहीं कि आप प्लीज़ या काइंडली की तरह इसे हटा देंगे। जैसे में देखें ऑलवेज थिंक
अबाउट योरसेल्फ, हमेशा अपने बारे में सोचना या सोचो। अगर आपको कह दिया जाए पैसिव बनाने को, तो चूँकि यह वाक्य ऑलवेज से शुरू है, इसीलिए आपको शुरू में लगाना होगा यू आर एडवाइज टू। तो लिखेंगे यू आर एडवाइज टू ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे दे दिया नेवर एब्यूज एनीवन, और कर दिया जाए पैसिव बनाने को, तो आप लिखेंगे इसे हल करके, नेवर से शुरू है तो लिखेंगे यू आर एडवाइज टू नेवर एब्यूज एनीवन। अब आपको रूल 4 देखिए, जब वाक्य क्रिया से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के शुरू में यू आर ऑर्डर्ड टू लिखकर वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे कर दें ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, और आपसे कह दिया जाए पैसिव। ओपन मतलब होता है खोलना, और ना आ जाए तो वह होती है क्रिया। तो हम बताए हैं कि जब वाक्य क्रिया से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय आपको बस यू आर ऑर्डर टू लिख देना है शुरू में। तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। सेकेंड वाक्य देखें, जैसे दे दिया सिंग अ नाइस सॉन्ग, और आपसे कहा जाए पैसिव बनाने को, तो चूँकि सिंग क्रिया है, सिंग मतलब गाना होता है, तो आप इसे लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू सिंग अ नाइस सॉन्ग। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं, तीसरा एग्जाम्पल, जो क्रिया से तो होती हैं शुरू लेकिन उसमें निवेदन का भाव होता है, तो उसके लिए आपको यू आर ऑर्डर टू नहीं लगाना होगा, भाव के अनुसार लिखना होगा। जैसे हेल्प मी, हेल्प मी अगर आपसे पैसिव कर दिया जाए बनाने को, तो यह वाक्य भले ही शुरू हो है हेल्प से, हेल्प मतलब मदद करना होता है या क्रिया है, लेकिन जब आप किसी से हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प के लिए कहते हो तो उस समय आपके हृदय में उसके निवेदन का भाव होता है, इसलिए आपको यहाँ लगाना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होगा भले ही यह वाक्य क्रिया से शुरू है, क्योंकि हेल्प में आप किसी से मदद जब मांगते हो तो निवेदन का भाव होता है। जैसे एक और, जैसे दे दिया गिव मी अ पेन, और आपसे कहा जाए पैसिव बनाने को, तो देखिए गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दीजिए। तो जब आप किसी से कुछ मांगते हो तो भी निवेदन का भाव होता है, आपको ऐसे लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। यू आर ऑर्डर टू मत लगाइएगा, क्योंकि जब आप कलम किसी को देने को कहते हो तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। रूल 5 देखें,
जब वाक्य लेट से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं और लेट नहीं हटाते हैं। याद रखें ये बात। जैसे लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। जब वाक्य लेट से शुरू होता है तो मुख्य तो उसमें निवेदन का भाव होता है। आप ऐसे जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी सिंग। दूसरा देखें, जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो पैसे, तो ऐसे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी ईट। आज के लिए बस, और कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को लेकर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में भी।